हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। फ्रेंड्स, आज के सत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आज के सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो हमारे कुछ रेगुलर व्यूवर्स थे जिनकी डिमांड पर आज ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम स्टडी करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड टाइम पीरियड को स्टडी करने से पहले फ्रेंड्स, हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लें कि आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होगा और प्रैक्टिकली हम जिसे यूज करते हैं वो किस तरीके का सिंपल पेंडुलम होगा। उसके बाद हम आते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फ्रेंड्स, जब हम आइडियल सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, then this ideal simple pendulum consists of a heavy point object। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि आइडियल सिंपल पेंडुलम इज हैवी पॉइंट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जहां ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए फॉर अ सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम, जो कि वेरी हैवी हो लेकिन उसका साइज नेग्लिजिबल हो, इसलिए हमने उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दिया। सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। और वो जो हैवी पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको हमने एक ऐसी स्ट्रिंग, एक ऐसी डोरी से लटका दिया है जो कि वेटलेस है, यानी उसका उस डोरी का वेट नहीं है, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट का वेट है। डोरी जिससे हमने उसे लटकाया वो वेटलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। हम अगर उसमें एक्सटेंसिबल अगर हम बोलें तो बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होगा, यानी वो इनएक्सटेंसिबल होगा, खींचने पर उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई ऐंठन भी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्ट्रिंग से जब हम किसी हैवी पॉइंट ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे तो वो हमारा आइडियल सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। और उस स्ट्रिंग को हम एक रिजिड सपोर्ट से जाकर के लटका देंगे, यानी अगर ये पेन हमारी स्ट्रिंग हो, कैसी स्ट्रिंग, वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल, जिसका वेट 0 हो स्ट्रिंग का, जो कि इनएक्सटेंसिबल हो और फ्लेक्सिबिलिटी में परफेक्ट हो, वो फ्लेक्सिबल हो, लचक उसमें होनी चाहिए। ऐसी डोरी के एक एंड से हम हैवी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अटैच कर दें और डोरी के दूसरे एंड को ले जाकर के एक रिजिड सपोर्ट से अटैच करें। और इस तरीके से जो यहां जैसा डायग्राम दिखाया गया, रिजिड सपोर्ट से इस डोरी के थ्रू हैवी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ को हमने सस्पेंड किया, लटका दिया है। एंड दिस अरेंजमेंट इज फ्री टू ऑसिलेट, यानी हम अगर इस ऑब्जेक्ट को एक साइड ले जाके रिलीज कर दें तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेटरी मोशन ये करने लग जाएगा। इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो फ्रेंड्स, ये तो आइडियल केस हुआ सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक का, इसे हम कहते हैं आदर्श सरल लोलक, आइडियल सिंपल पेंडुलम। लेकिन फ्रेंड्स, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी अचीव्ड इन प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसका साइज ना हो लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा हो, यानी हैवी पॉइंट ऑब्जेक्ट आइडियल केस में हमें नहीं मिल सकता। इसी तरह कोई भी स्ट्रिंग परफेक्टली फ्लेक्सिबल, परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली वेटलेस नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ उसमें एक्सटेंड करने की प्रॉपर्टी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी से के परफेक्ट कंडीशन से कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। कोई भी स्ट्रिंग परफेक्टली फ्लेक्सिबल नहीं है, क्लोज टू फ्लेक्सिबल परफेक्टनेस हो सकती है, लेकिन
एग्जैक्ट परफेक्ट हमें मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल सिंपल पेंडुलम अचीव नहीं कर सकते। तो अब हम प्रैक्टिकली कैसा सिंपल पेंडुलम यूज कर रहे हैं, हम किसको सिंपल पेंडुलम कह रहे हैं? सो प्रैक्टिकली अ स्मॉल एंड हैवी सॉलिड स्फीयर, यानी हम एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसका अगर वेट हम देखें तो बहुत ज्यादा हो, यानी डेंसिटी हाई होगा तो छोटे ऑब्जेक्ट का भी हमें बड़ा वेट मिल जाएगा। तो हमें ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसका हम सॉलिड स्फीयर बना लें, तो हमें स्मॉल एंड हैवी सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। स्फीयर यानी गोला, और ये तब होगा जब उसकी डेंसिटी हाई होगी, यानी हमें ऐसा ही मटेरियल सेलेक्ट करना है जो हाई डेंसिटी हो, यानी उसका अगर हम स्फीयर बना ले, सॉलिड स्फीयर, हम एक ठोस गोला बनाएं तो हमें स्मॉल एंड हैवी सॉलिड स्फीयर मिल जाए। और इस स्मॉल एंड हैवी सॉलिड स्फीयर को ही हम कहते हैं बॉब यानी लोलक, जिसे हमने क्या कहा? बॉब यानी लोलक। और फ्रेंड्स, इस बॉब को हमने फिर एक स्ट्रिंग के थ्रू हमें लटकाना है। तो हमने क्या किया? प्रैक्टिकली स्मॉल एंड हैवी सॉलिड स्फीयर दैट इज कॉल्ड बॉब tied to one end of a long unspun cotton thread। हमें एक लंबा ऐसा कॉटन का थ्रेड लेना है, डोरी लेनी है जिसमें ऐंठन ना हो, और उससे हम सस्पेंड कर देंगे इसको। जो हमारे पास हैवी सॉलिड स्फीयर है, स्मॉल एंड हैवी सॉलिड स्फीयर, उसको बांध देंगे और इस पूरे अरेंजमेंट को हम सस्पेंड करते हैं एक रिजिड सपोर्ट से। एंड दिस अरेंजमेंट सर्व्स द पर्पस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फ्रेंड्स, आइडियल सिंपल पेंडुलम हमें नहीं मिल सकता, लेकिन वेरी क्लोज टू आइडियल सिंपल पेंडुलम दिस अरेंजमेंट इज, जिसे हम सिंपल पेंडुलम की तरह अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। हमने क्या किया है? एक ऐसा सॉलिड स्फीयर बनाया जो कि स्मॉल और हैवी है। ऐसा मेटल सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें स्मॉल एंड हैवी सॉलिड स्फीयर मिल जाए, जिसे हमने बॉब कहा। बॉब के एक एंड को हमने एक ऐसे कॉटन थ्रेड से जोड़ दिया है जिसमें ऐंठन नहीं है, अनस्पन है, और उसके दूसरे एंड को लेकर के हमने रिजिड सपोर्ट से उसे लटका दिया है। दिस अरेंजमेंट सर्व्स आवर पर्पस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फ्रेंड्स, ये अरेंजमेंट देख करके आप सिंपल पेंडुलम समझ गए होंगे। यहां ये SO थ्रेड जो हमने लिया, उसके ओ एंड पे देखिए हमने ब्लू कलर से दिखाया, वेरी स्मॉल एंड हैवी सॉलिड स्फीयर हमने लटका दिया, और ये अरेंजमेंट ही कहा जाता है सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट। यहाँ ये जो लटकाया हुआ हमारा पेंडुलम है, लोलक है, इसको अगर हम एक साइड ले जाके रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो ये ऑसिलेट करने लगता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। दिस अरेंजमेंट इज द सिंपल पेंडुलम। फ्रेंड्स, यहां देखिए जरा सा कि एस पॉइंट से हमने सस्पेंड किया हुआ है इस पेंडुलम को थ्रेड को यूज करके, तो इसलिए एस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिससे हमने लटकाया है अरेंजमेंट को। और जब हम इसको लटका के छोड़ देते हैं, यानी नीचे हमने थ्रेड पे एक हैवी सॉलिड स्फीयर जो कि वेरी स्मॉल है उसको बांधा और छोड़ दिया, तो जो हैवी स्फीयर है वो नीचे की तरफ उसका वेट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वजह से हमारा ये अरेंजमेंट वर्टिकल लटकेगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। तो एस के जस्ट वर्टिकली नीचे जाकर के हमें ये ओ पॉइंट मिलेगा, सेंटर ऑफ द बॉब ओ पॉइंट है। जो बॉब हमने लिया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि स्फीयर है, तो जस्ट उसके सेंटर पे आएगा, तो वो जो जस्ट सेंटर है उसे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। ये जो बॉब होगा, स्फीयर है, स्मॉल एंड हैवी स्फीयर, उसका सेंटर जस्ट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस बॉब का, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है, जिसे हमने यहां ओ मार्क किया है, वो अंदर वाला वही सेंटर है। फ्रेंड्स, अब जब हम इसको लटकाएंगे तो एस के जस्ट नीचे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ वाला पॉइंट आएगा, यानी एस ओ वर्टिकली डाउनवर्ड ही जाएगा, क्योंकि बॉब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही फंक्शन करता है।
फ्रेंड्स यहाँ जो O पॉइंट है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन और द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जब हम S से इस अरेंजमेंट को लटकाएंगे तो ऑटोमेटिक इसी पोजीशन पे जाकर के इस बॉब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी रुक जाती है, यानी यहीं पे इसका इक्विलिब्रियम हमें मिला, इसलिए O को हमने कहा इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। अब अगर हम इस बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो ये ऑसिलेट करने लगता है और ऑसिलेट करते समय O से इधर आया, फिर O की ओर जाएगा, फिर दूसरी तरफ Q पॉइंट तक जाएगा, फिर O की ओर जाएगा, फिर P तक जाएगा, फिर O की ओर जाएगा, यानी O के टू एंड फ्रो इधर उधर मोशन करता रहता है, इसीलिए O को कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। अब फ्रेंड्स जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के बीच की, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फ्रेंड्स यहाँ आप ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आप सिंपल पेंडुलम पे करते होंगे, आप समझ गए होंगे कि अगर हमें ये इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, यहाँ एक बॉब होता है, बॉब में एक हुक होता है, हुक से ही हम थ्रेड को बांधते हैं। अगर आपने लैब में किया होगा तो आपको याद होगा कि एक गोला बनता है, गोले में एक हुक लगा होता है, तो आप क्या करते हैं, उस हुक से इस थ्रेड को बांध देते हैं। अब यहां से देखिए हमने इस बॉब के सेंटर पॉइंट जो है वो O है, O से S तक की डिस्टेंस हमारी इफेक्टिव लेंथ है, यानी अगर हमसे प्रैक्टिकली निकालने के लिए कहा जाए इफेक्टिव लेंथ, तो आप क्या कहेंगे, डोरी की लेंथ आप लेंगे प्लस हुक की लेंथ भी मेजर करेंगे और प्लस जो बॉब है उसके सेंटर तक यानी रेडियस ऑफ द बॉब, बॉब की त्रिज्या भी जोड़ेंगे। यानी इफेक्टिव लेंथ में क्या क्या जुड़ेगा, थ्रेड की लंबाई और इस बॉब में जो हुक लगा है हुक की लंबाई प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। जब इतनी चीजें आप मेजर करते हैं तब जाकर के आपको इफेक्टिव लेंथ मिलता है इन तीनों को जोड़कर। तो फ्रेंड्स इतनी जानकारी आपको मिल गई, बाकी आपने इसमें प्रैक्टिकल में और चीजें की होंगी बॉब से रिलेटेड। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी थ्योरी पर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमें डिस्कस क्या करना था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें डिस्कस करना है, और टाइम पीरियड को डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लें, क्योंकि यहां हमने मोशन की जब बात की है सिंपल पेंडुलम के, तो हमने फ्रेंड्स क्या कहा आपसे, हमने कहा कि जब हम इसको डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो O के इधर उधर ये मोशन करता है, और ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सरल आवर्त गति, जिसे आपने पढ़ा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा। अगर इसमें भी आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं और मैं अलग से सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी डिस्कस करूंगी। अभी के लिए फ्रेंड्स हम ये आपको जानकारी देंगे कि सिंपल पेंडुलम जो मोशन कर रहा है O के टू एंड फ्रो, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें उसे प्रूफ करके दिखाना होता है, जिससे हम आगे प्रूफ करेंगे कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये दो कंडीशंस को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के मोशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इन कंडीशंस को यूज करेंगे। फ्रेंड्स सिंपल पेंडुलम अलग चीज है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब बात कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इन कंडीशंस को यूज करेंगे, और हम जब सिंपल पेंडुलम में सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। जब ये सिंपल हार्मोनिक होगा तभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कौन सी कंडीशन है जिन्हें हम यूज करेंगे, तो अगर आपने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपको याद होगा, अदरवाइज आप इसको अभी फिलहाल ऐसे ही देख लें, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उससे आगे भी डिस्कस कर लूंगी।
यहां फ्रेंड्स देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसमें एक बेसिक कंडीशन हमेशा होल्ड करती है, और वो बेसिक कंडीशन फ्रेंड्स क्या है? एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन यानी त्वरण इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन के ऋणात्मक मान के प्रोपोर्शनल होगा त्वरण, यानी ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। ए यानी एक्सीलरेशन, वाई यानी डिस्प्लेसमेंट, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। और इसी को कहीं कहीं इस तरीके से भी लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम इक्वल लगाएंगे, तो जब इक्वल लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जिसे यहां ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप चाहे कहें एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप कहें ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई, चाहे आप यहां कहें ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। अगर आपको प्रूव करना है कि कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक है नेचर में, तो आपको यही प्रूव करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फ्रेंड सेकेंड कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन होगा। जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये दो कंडीशन हम यहां यूज करेंगे। अब आते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फ्रेंड्स किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए हम इसी डायग्राम का यूज करेंगे जो अभी हमने आपको सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सप्लेन किया। यहां फ्रेंड देखिए कि जब हमने इसको बॉब ओ को लटकाया थ्रेड एस ओ के साथ में, अब हमने इसको धीरे से डिस्प्लेस किया, यानी यहां से P पॉइंट तक इसको लेकर गए, और ले जाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी स्ट्रिंग यानी डोरी ढीली भी ना हो और ना इतना खींचे कि टूट जाए, यानी बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तनी हुई कंडीशन में रहे, ये टाइट एकदम। अब हम इसको रिलीज कर देंगे, तो जैसे ही आप छोड़ते हैं आप देखते हैं ये इधर जाता है, ओ तक गया, आगे निकल गया, फिर वापस आता है, ये मोशन करने लगता है ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि कौन कौन से फोर्स बॉब की पी पोजीशन पे लगते हैं। तो फ्रेंड्स अब बॉब हमारा आ गया पी पोजीशन पे, हम देखें जरा इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो फ्रेंड्स बॉब पर दो ही फोर्स सिर्फ लगते हैं। एक तो जिस डोरी से उसको बांधा है उसका टेंशन, तो टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की ओर रहेगा, यहां है तो इस डायरेक्शन में, यहां है तो इस डायरेक्शन में। और दूसरा टेंशन के बाद दूसरा फोर्स है बॉब का वेट, और वेट आप जानते हैं वर्टिकली, देखिए हमने mg को ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है। तो दो फोर्स हो गए T एंड वर्टिकली डाउनवर्ड mg। T जो है डोरी के अलोंग यानी PS डायरेक्शन में लगेगा, और P से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg लगेगा। फ्रेंड्स एक इस स्टेप के बाद हमने डिसाइड कर लिया कौन कौन सा फोर्स लगा। अब हम देखें कि हम कितने फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं और कितने फोर्सेस की वजह से मोशन होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस mg के दो कंपोनेंट ब्रेक करने होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिसे हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया है वेक्टर के चैप्टर में कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। यहां देखिए फ्रेंड्स वर्टिकली डाउनवर्ड वेट mg है, इसका एक कंपोनेंट अलोंग कंपोनेंट से परपेंडिकुलर, यानी एक P अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा जो डोरी के साथ है, और डोरी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया PB कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स हमने डोरी को डिस्प्लेस किया था कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देकर, थीटा, ये एंगल है थीटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड और ये डोरी, इनके बीच एंगल थीटा। देखिए फ्रेंड्स ये वर्टिकल है और ये वेट वर्टिकल है, यानी ये SO और ये वेट की डायरेक्शन ये पैरेलल हो गए, दोनों वर्टिकल हैं, दोनों पैरेलल हो गए। इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये थ्रेड वाली लाइन कट कर रही है, इसका मतलब ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए इस वजह से।
अब जब ये एंगल भी थीटा हो गया तो mg का ये वाला कंपोनेंट आप निकालेंगे जो थीटा से लगा हुआ है, वो mg cos थीटा हो जाएगा और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा आएगा। इस पे ज्यादा डिटेल आपको जानना है तो आप पिछले वीडियोस में एक बार देख लीजिएगा कि कैसे जो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है वो mg cos थीटा आता है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। तो फ्रेंड्स, जब ये कंपोनेंट हमने देखा तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि हमारी डोरी ना टूट रही है ना ढीली हो रही है, एग्जैक्ट टाइट है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में और mg cos थीटा बाहर की तरफ, ये दोनों जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होके बैलेंस हो गए। कौन सा फोर्स बचा रह गया जो बैलेंस नहीं हुआ? वो mg sin थीटा जो कि सेंटर की ओर लग रहा है। फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर से ऐसे हमने किया, यानी जब थीटा बढ़ाते हैं तो ये फोर्स अंदर की तरफ ये भी बढ़ जाता, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी इसका नेचर होता है डिस्प्लेसमेंट को कम करना। इस वजह से हम इसे माइनस साइन के साथ आगे यूज करेंगे। देखिए, ये फोर्स इसको सेंटर की ओर ले जाता है जबकि डिस्प्लेसमेंट थीटा हम बाहर की ओर ले जाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स की टेंडेंसी है डिस्प्लेसमेंट को घटा देना, इसलिए इस फोर्स पे हम माइनस साइन लगाते हैं जो इसके डायरेक्शन को शो करता है। और यही एक फोर्स है जो बैलेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से जब हम इस बॉब को यहां से छोड़ देते हैं तो ये सेंटर की तरफ लौटने लगता है और फिर इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से यहां रुकता नहीं है जड़त्व के गुण के कारण, बल्कि आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, टॉप तक जाता है और फिर इधर लौटता है। इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, जिसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में अच्छे से समझा होगा। फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल पेंडुलम में एक रिस्टोरिंग फोर्स मिला mg sin थीटा जो कि डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी एनर्जी पे भी अगर आपको डिस्कशन चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसे अलग से डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ आ जाते हैं, हमने जितनी चीजें आपको एक्सप्लेन की उसे यहाँ लिख दिया है कि कौन सा फोर्स फंक्शन कर रहे हैं। फिर हमने mg का कंपोनेंट किया, mg cos थीटा t को बैलेंस करता है और mg sin थीटा जो है वो इसके मोशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये जो mg sin थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट थीटा को रिड्यूस करने की डायरेक्शन में था, इस वजह से उसके साथ हमने माइनस साइन लगाया। यानी जो फोर्स लग रहा है अब हमारे बॉब पर, T तो बैलेंस हो गया mg cos थीटा से, बचा क्या? फोर्स F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। दिस माइनस साइन शोज दैट द फोर्स F रिड्यूसेस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सिर्फ डायरेक्शन के लिए हमने इसको यूज किया। फ्रेंड्स, अब यहां देखिए, कई बार लैब में जब आप लोग काम करते हैं सिंपल पेंडुलम पर, तब आपसे कहा जाता है कि प्रिकॉशन लीजिए आप कि आपको जब सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करना है तो बहुत बड़े एंगल का डिस्प्लेसमेंट नहीं देना है, आपको छोटे एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ना है। तो वो उस प्रिकॉशन के लिए जो वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका भी आंसर यही आप साथ में ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए, आप प्रैक्टिकली लिखते हैं फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं जिसे हम यहाँ डिराइव करेंगे। और T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G डिराइव करते समय देखिए, हम यहाँ वो फॉर्मूला डिराइव होगा तब जब हम ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेते हैं? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी साइन थीटा की जगह हम थीटा लिखते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम तभी लिख सकते हैं जब थीटा एंगल वेरी वेरी स्मॉल हो। ऐसा इसलिए है, हम इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो देखिएगा आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स में जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का एक्सपेंशन दिया होता है, वहां साइन थीटा का भी एक्सपेंशन सीरीज दी होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ऐसी लंबी सी एक सीरीज होती है। वहां फ्रेंड्स देखिए कि अगर आप जानते हैं कि थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल है, हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू
थीटा माइनस थीटा टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। और अगर वेरी वेरी स्मॉल टर्म है तो उसका स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, उसका क्यूब और छोटा, पावर 4 और छोटा, पावर 5 और छोटा। कैसे? जैसे 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाता है, यानी 1/4 तो 1/2 से भी छोटा है। इसी तरह 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 हो जाता है, जो और छोटा हो गया। यानी जैसे पावर बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू है उसकी पावर जितना बढ़ाएंगे वो उतना ही छोटा हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि किसी वैल्यू में बहुत छोटा टर्म जोड़ने या घटाने से कोई फर्क अंतर नहीं आता, हम अप्रोक्सीमेशन लगा के उसको इग्नोर कर सकते हैं। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इसमें थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो थीटा क्यूब और छोटा, थीटा 5 और छोटा, यानी ये जो हम प्लस माइनस टर्म है उसको इग्नोर कर दें तो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए यहां पर कि हमने यहां अप्रोक्सीमेशन क्या लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। देखिए ये चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की कि हमारी साइन थीटा की इस तरीके की सीरीज ओपन होती है। अब अगर थीटा इज वेरी स्मॉल वैल्यू तो थीटा टू द पावर 3 और छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाता है, यानी 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/2 से भी छोटी वैल्यू, उसका क्यूब करेंगे तो और छोटी वैल्यू, और पावर 4 करेंगे तो और छोटा। यानी जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, पावर 3 पावर 5 पावर 7 होता जाएगा, ये टर्म्स और छोटे होते चले जाएंगे। और जब बहुत छोटे टर्म्स हैं उसको हम थीटा के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करें तो भी बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। ठीक ऐसे ही जैसे 1000 में हम +1 या -1 करें या ना करें, बहुत बड़ा अंतर हमें नहीं मिलता है आगे के रिजल्ट्स में। तो इस वजह से हमने क्या कहा कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी हम डिस्प्लेसमेंट बॉब को बहुत छोटा सा वैल्यू का थीटा देते हैं, और इसी वजह से हम साइन थीटा की जगह इन टर्म्स को इग्नोर करके सिर्फ थीटा लिख पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने यहां क्या ले लिया, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉब का ये थीटा वेरी वेरी स्मॉल हमने ले लिया। तो फ्रेंड्स हमें कितना फोर्स अब मिल गया हमारे बॉब पर जो लग रहा है अल्टीमेटली, F इज इक्वल टू -mg थीटा। नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स डायरेक्शन के लिए है, जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम में हमें डायरेक्शन से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास आ गया कि फोर्स कितना लग रहा है हमारे बॉब पर, F इज इक्वल टू -mg थीटा। फ्रेंड्स अब हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला हमारा क्या है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला। फ्रेंड्स एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां देखिए फ्रेंड्स कि हमारा ये जो डायग्राम है इसमें आपने देखा है कि जो एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग कि इस बॉब के साथ जो डोरी लगी हुई, यानी पूरी इफेक्टिव लेंथ, हम कहते हैं डोरी प्लस हुक प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, इफेक्टिव लेंथ जो है वो हमने स्मॉल l माना हुआ है। ये पिछले वाले में हमने मेंशन भी किया है, इफेक्टिव लेंथ इज स्मॉल l, यानी ये पूरी लेंथ हमें मिल गई स्मॉल l। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है एंगल के टर्म्स में तो थीटा है, लेकिन आर्क लेंथ, आर्क मतलब O से P तक का आर्क, क्योंकि आर्क लेंथ पे ही ये मूव करता है, आर्क लेंथ को हम y मान ले फ्रेंड्स। और अब ये कैसे चलेगा बॉब, आप यहां से इसको थ्रेड को आपने डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दीजिए, तो ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे करके जाता है, यानी एक सर्कल का पार्ट होगा ये आर्क। आर्क लेंथ अगर हम y कहें और हम यहां फॉर्मूला लगाएं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का,
दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क वाई अपॉन रेडियस एल। फिर से देख लीजिए कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो एक सर्कुलर पाथ पे चलता है, ये सर्किल का पार्ट होगा और इस वजह से यहां फॉर्मूला लग जाएगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को हमने y माना, रेडियस है स्मॉल l यानी इफेक्टिव लेंथ, तो हमने यहां यूज किया एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l। तो फ्रेंड्स इस वैल्यू को हम पीछे जो हमने फोर्स हमें मिला F इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, वहां हमने थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो F इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई अपॉन एल हो गया। फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, और इन दोनों में मास सेम बॉब का मास है इसलिए मास कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मिल गया A इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू डिस्प्लेसमेंट y। अब फ्रेंड्स यहां से देखिए, और हमें इतना करना क्यों पड़ा, क्योंकि लीनियर एक्सीलरेशन को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ ही रिलेट करके दिखाएंगे। एंगुलर टर्म है तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे लीनियर हम एक्सीलरेशन ले रहे हैं तो हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट लाना पड़ेगा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ y। अब यहां देखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास ये रिलेशन आ गया, आप जानते हैं g एट अ गिवन प्लेस फिक्स होगी वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ भी हमने फिक्स कर दिया, यानी g अपॉन एल कांस्टेंट टर्म हो गया। तो कांस्टेंट टर्म को प्रोपोर्शनैलिटी में हम इंक्लूड कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y। और फ्रेंड्स आप जानते हैं अभी हमने क्या आपको बताया कि कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी कहा जा सकता है जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करे। अब देखिए सिंपल पेंडुलम में एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी हम कह सकते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, और जब सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन टाइम पीरियड वाला ये फॉर्मूला भी यूज कर लें, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। अब यहीं से फ्रेंड्स देखिए, चूंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है, हमें किसी फोर्स के डायरेक्शन की जरूरत अब नहीं है, हमें यह नहीं दिखाना कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो इस माइनस साइन को हम इग्नोर कर लें और इसी से हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। इस फॉर्मूले में देखिए माइनस को इग्नोर किया तो ये आ गया, और यहां हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट y है अपॉन एक्सीलरेशन a, तो ये l इधर जाएगा और g नीचे, यानी y अपॉन a इज इक्वल टू l अपॉन g आ जाएगा, l अपॉन g। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू l अपॉन g, और इस टर्म को हम फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g हमें मिल जाएगा, और यही चीज हमें निकालनी थी। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। इसी चीज को हम एक और तरीके से, इसके और भी कई तरीके हैं लेकिन हमने सिंपलेस्ट केस यहां डिस्कस किया है, जिनमें से एक ये यूज कर सकते थे, या अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी यूज करना चाहते तो आप यहां कंडीशन लगाइए, a प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y आपने ले लिया, तो यहां देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कंडीशन आने का मतलब होता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो यहां से भी अगर हम लिखें a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, तो अब इसको इसके साथ कंपेयर कर दें तो आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू g अपॉन l, और आप जानते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। यहां से ओमेगा निकालिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां से भी टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो आप चाहे इस मेथड से निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, यहां तक का प्रूफ आपको सेम ही करना है, यानी लास्ट में निकल के क्या आता है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। यहां तक आपने कर लिया, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, और या फिर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y लिख लीजिए, इसको कंपेयर करिए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन l आ जाएगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन l हो जाएगा।
फिर आपको मालूम है t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, उसमें ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, वहां से भी टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। आज की जानकारी इतनी ही। आगे की कोई और जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगर ये वीडियोस आपके लिए लाभदायक है तो फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसे डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।